स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप जानते हैं आपके चैनल पर लगातार उन सभी भाई बहनों के लिए स्पेशली इनके लिए लाइव सेशन दोस्तों चल रहा है जो अपने सीटेट एग्जाम में या टेट एग्जाम में स्पेशली सीटेट में अगर आप बार बार 70 पे 90 नंबर के बीच में फंस रहे हो तो ये क्लास दोस्तों सिर्फ आपके लिए है। तो सभी का बहुत स्वागत, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी व्यूअर्स को शुरुआत करेंगे दोस्तों पर्यावरण संपूर्ण एनसीईआरटी की, और ये दोस्तों क्लास 1 to 5 के लिए है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्योंकि ईवीएस है। आप लोग जानते हो कि पर्यावरण में आपके लिए कुछ साइंस के क्वेश्चन होता है, कुछ जनजातियां होती हैं, कुछ नेशनल पार्क होते हैं, कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन एक वादा है आपसे कि क्वेश्चन वही कराऊंगा जो पेपर में जरूर आया हो और आए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप ढूंढ कर दिखा देना अगर ना पूछा गया हो तो सभी का बहुत स्वागत। चले दोस्त, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? पेट होगा, छोटी आंत होगा, बड़ी आंत होगा या ग्रास नली होगा? बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, अगर पता हो तो कमेंट में लिख दो, नहीं पता है तो हम है ना। मानव पाचन तंत्र का दोस्तों सबसे बड़ा, मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप लोग खाना खाते हो, खाना कहाँ जाता है? सर खाना जाता है, पहली बात तो मुंह में होता है। मुंह में हम लोग खाना को क्या करते हैं? पहले चबाएंगे मुंह से। तो दोस्तों पाचन दो तरह का होता है, पहले आपको समझना होगा, थोड़ा समझ लीजिए। एक होता है प्रभु भौतिक पाचन और एक होता है दोस्तों रासायनिक पाचन। अब पूरी बात को समझ लीजिएगा। रासायनिक पाचन, तो जो भौतिक पाचन होता है दोस्त, जब आप खाने को केवल दांत और जीभ से आप चबाते हो, ये तो भौतिक पाचन है। लेकिन दोस्तों जब वो मुंह के द्वारा आपके ग्रसनी ग्रास नली के द्वारा आपके पेट तक पहुंचता है, तो पेट में दोस्तों क्या होता है पता है? पेट में जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि क्या करेगा? जठर ग्रंथि दोस्तों क्या करता है? जठर रस का श्रावण करती है। ठीक है, हालांकि मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेन पॉइंट आपको बताऊंगा। इस पेट में दोस्तों खाना 4 से 5 घंटे रहता है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों खाने को पूरा पाचन तो छोटी आंत में होता है, और मानव पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा अंग है वो छोटी आंत ही होता है। और अगर आपसे ये पूछे मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अंग अलग चीज है, वो छोटी, लेकिन अगर ग्रंथि पूछेगा तब क्या बताओगे? बताओ आप लोग। जैसे पूछता है कि मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, वो छोटी आंत हो गया, मान लिया मैंने। लेकिन अगर वो पूछता है कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए दोस्त लिखिए आप लोग फटाफट जल्दी से। पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मानव शरीर का दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो प्रभु आप सब लोग जानते हो कि मानव के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, यकृत है। आगे बहुत बहुत सारी बातें बताऊंगा, अभी शुरुआत में नहीं, आगे बढ़ो। रामसर स्थलों का दोस्तों संबंध क्या है, उद्देश्य क्या है? रामसर साइट्स का दोस्तों उद्देश्य क्या है बताइए। तो पहली बात, भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? तुरंत लिखो, कल ही पढ़ाया था। भारत में दोस्तों टोटल 80 रामसर साइट हैं। वर्तमान में 85 हो गया है, लेकिन अभी जब तक सरकार के डेटा में ना आए आप 80 मानकर चलो। रामसर स्थल या रामसर दिवस ये कब मनाया जाता है? सर 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, रामसर सम्मेलन ध्यान दीजिए। रामसर सम्मेलन पहली बार कब हुआ? कमेंट बॉक्स, कल पढ़ाया था ना मैंने।
तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि रामसर स्थलों का उद्देश्य क्या है। तो हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, जलमंडलों का संरक्षण करना, वन्य जीवों का शैक्षिक गतिविधि या पर्यटन। तो हालांकि सबका आ रहा है। पहली बात मैं आपको बताऊंगा, भारत में टोटल रामसर साइट्स मैंने कहा 80 है, क्लियर है। वर्तमान में 85 हो गया है, लेकिन डेटा 80 ही उत्तर मानना। रामसर यानी कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने कहा सर 2 फरवरी को। और अगला पॉइंट आपका है कि दोस्तों रामसर सम्मेलन यानी आर्द्र भूमि दिवस पहली बार दोस्तों संरक्षण दिवस किस साल मनाया गया? तो दोस्तों 1971 में ईरान के रोम शहर में दोस्तों वहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा, मैं आपको आगे लेकर चलूँ। आंसर आपने देख लिया, चूंकि आर्द्र भूमि से है ना, तो जलमंडल से होगा। भारत का दोस्तों पहला नेशनल पार्क कौन सा है? अब सारी बातें होंगी यहाँ बीच में। एक सेकंड दोस्त, यहाँ भी बॉक्स बनाऊंगा और आपको पहले बताता हूँ। जैसे भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? हम सब लोग जानते हैं जिम कॉर्बेट। भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 106 है। और 106वां यानी कि वर्तमान में जो 106वां नंबर का नेशनल पार्क था वो क्या है? रामोरा नेशनल पार्क। कहाँ पे है सर? ये असम में है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ये कहाँ पे है सर जी? ये उत्तराखंड में है। कायदे से पढ़ाई करनी है आपको, इसलिए नहीं कि सीटेट निकल जाए, इसलिए कि सीटेट के साथ में बीपीएससी हो, यूपी टेट हो, शिक्षक भर्ती वो भी निकल जाए। ठीक बात है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत में दोस्तों अगर पूछूं कि जो नीलगिरी है, ये नीलगिरी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। और काजीरंगा अगर आपसे कहे तो प्रभु ये असम में है। आगे चलिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे बड़ी जनजाति वाला, पहली बात भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति वो कौन सी है? वो है दोस्तों भील। दूसरे नंबर की जनजाति कौन सी है? गोंड। और तीसरे नंबर की जनजाति कौन सी है? संथाल। अब सवाल ये है कि भारत में टोटल कितनी जनजातियां होती हैं? दोस्तों अपने भारत में टोटल अगर देखा जाए तो 700 से ज़्यादा, 700 प्लस जनजातियां हैं। उसमें सबसे ज़्यादा भील जनजाति के लोग हैं, दूसरे नंबर पे गोंड जनजाति के लोग हैं, और तीसरे नंबर पे संथाल जनजाति के लोग हैं। सवाल ये पैदा होता है, सीटेट में ये जो जनजाति का क्वेश्चन है दोस्तों वर्तमान में बहुत पूछा जा रहा है। तो भील जनजाति दोस्तों कहाँ पे है ये? तो प्रभु आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। क्लियर हो? और गोंड जनजाति ये भी मध्य प्रदेश में है। संथाल ये झारखंड में है। उड़ीसा में बता दो, उड़ीसा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों उड़ीसा में कल ही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कलर देखना, खोंड जनजाति, याद कर लो एक ये। और छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सारी बातें अभी होंगी, हर टॉपिक से होगा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में मैंने कल आपको बताया भी था, सब भूल गया हूं, बसोर, कंवर, याद होगा आपको दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, गरबा दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा, कहाँ के लोग गरबा करते हैं? गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? सीटेट में यह क्वेश्चन दोस्तों 3 बार, तो आपके लिए ये तो बेहतरीन क्वेश्चन तो साबित होगा ही सर, लकी चार्म है आपके लिए। तो गरबा कहाँ का है प्रभु? कल ही याद करवाया था। तो गरबा दोस्तों गा से गुजरात में है। राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य होता है बता दीजिए? पंजाब में कौन सा होता है? उत्तर प्रदेश में तो हम सब लोग जानते हैं कथक लोक नृत्य, पेपर में बहुत बात पूछता है, लेकिन बाकी विकल्प का कौन बताएगा? राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य होता है? तो दोस्तों अगर राजस्थान की बात की जाए, कल ही बताया था घूमर। राजस्थान में लोग घूम घूम के नाचते हैं, है ना, देखा है कभी? पता नहीं, घूमर दोस्तों। और अगर मैं आपसे कहूं पंजाब में कौन सा लोक नृत्य होता है, तब क्या बताओगे? तो प्रभु पंजाब में देखा जाए तो भांगड़ा होता है। पंजाब में लोग गिद्दा करते हैं। पंजाब में कौन सा? भांगड़ा, गिद्दा। कुछ बातें आवाज सुनो, हर बातें लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा घूमर तो वहां पे है, झूमर कहाँ का लोक नृत्य है? कल पढ़ाया था, आप ये नहीं कह सकते।
तो झूमर कहाँ का है प्रभु, बता दो आप लोग। तो झूमर दोस्तों हरियाणा का है। हालांकि हरियाणा के साथ साथ झारखंड में भी ये लोग करते हैं। चलो आगे बढ़ो, छठवां क्वेश्चन देखिए। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन का उत्तर तो हम करेंगे ही, लेकिन फिर पूछूंगा आपसे। ये देखो ब्रेकेट एक यहाँ पे एक बन जाएगा स्क्वायर, और इसमें क्या पूछूंगा मैं? जैव विविध सॉरी ये कलर तो यार, जैव विविधता दिवस पेपर का सब फेवरेट क्वेश्चन, ये आपको बताना है। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? दूसरा, तो जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को। जैव विविधता अधिनियम भारत में सन 2002 में लागू हुआ। तीसरा सबसे खास पॉइंट दोस्तों, सबसे पहले जैव विविधता अधिनियम कहां से शुरू किया गया? तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है दोस्तों। जैव विविधता अधिनियम सन 2000 का दोस्तों, ये पूरे भारत में एक साथ लागू होता है। 22 मई, आप लोग इस डेट को याद कर लेना, बहुत जरूरी। बिल्कुल। और अब सवाल है किसके लिए? हाँ, एक सवाल और होता है, जैव विविधता शब्द को दिया किसने था? अब ये आप लोग बताओ यार। जैव विविधता का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर तरह की चीजें पाई जाएं, जीवों में विविधता। ऑप्शन नंबर बी। देखो पर्यावरण की विविधता आप नहीं कह सकते, पर्यावरण में निर्जीव चीजें भी होती हैं, वो जैव विविधता है। तो जीवों की विविधता। लेकिन अभी मैंने आपसे जो पूछा पहले वो बताओ। हाँ, क्या पूछा मैंने, बताइए। जैव विविधता शब्द को किसने दिया था? देखो रेगुलर क्लास करोगे तभी याद रहेगा। कल की ही क्लास में मैंने पढ़ाया था। जैव विविधता शब्द को दोस्तों दिया था A.O. विल्सन ने। किसने दिया दोस्त? A.O. विल्सन ने। आगे बढ़िए। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या होगा? पहली बात ये बताओ, पर्यावरण पर्यावरण मेरी बात को सुनिए, संरक्षण अधिनियम कब आया, ये बात बताओ पहले। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं ये बताओ आप। मेन पॉइंट पर बात करो। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण सबसे प्रभावी काम क्या होगा? वृक्ष का रोपण करो, वृक्षारोपण करिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। बात क्लियर है? एक एक कॉन्सेप्ट को याद रखना जितना मैं बता रहा हूं, इन्हें भूलना नहीं है आपको। मोहम्मद असदुल्ला, रामेश्वर, विवेक भास्कर, शशि बाला, पिंकी ठाकरे, रितु यादव, नीलम यादव, तिवारी, लवली कुमारी। आगे बढ़िए दोस्त। भारत में पर्यावरण के अधिकार की बात कौन से आर्टिकल में है? दोस्तों ये क्वेश्चन सीटेट में आपसे पूछा गया 3 बार, और यही क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया है दोस्तों, ये आपसे 2 बार। तो कहिए जो आप लोग कहना चाहते हो। पर्यावरण के अधिकार की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? जी हाँ, आपसे क्या क्या पॉइंट बताया, पर्यावरण से क्या क्या पूछेगा। एक पूछेगा पर्यावरण दिवस 5 जून को, एक पूछेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया 1986 में, और एक आपसे ये पूछता है कि भारत में पर्यावरण के अधिकार की बात कौन से आर्टिकल में किया गया है। चाहो तो ऑप्शन से हल कर लो। हाँ जी सर, कायदे से विचार करिए। पर्यावरण संरक्षण की बात भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है? पर्यावरण के अधिकार की बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, पर्यावरण के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल नंबर 48 के पेज नंबर पहले में है। बाकी 21 आप लोग जानते हो। अनुच्छेद नंबर 21 में तो आप किसी से बात करते हो फोन पर तो कोई तीसरा नहीं सुन सकता, तो गोपनीयता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ये। अनुच्छेद नंबर 14 कानून के समझ समानता। अनुच्छेद नंबर 19 सर आप कहीं पर जा सकते हो, आ सकते हो, घर बना सकते हो। अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो याद रखना, पर्यावरण संरक्षण की बात, पर्यावरण के अधिकार की बात आर्टिकल नंबर 48 के पेज नंबर ए में कहा गया है। अगला क्वेश्चन,
मानव पाचन तंत्र में कौन सा अंग पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए दोस्तों मुख्य अंग है? पेट में कौन सा अम्ल होता है बताओगे आप लोग? चलो भैया बताओ जरा, पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कैसा होता है ये खट्टा होता है, खट्टा होता है। क्लियर हो? प्रभु, आपके पेट में जब खाना आप लोग खाते हो तो आपको डकार का बात ही पता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये खट्टा होता है, लेकिन आपको पता है दोस्तों, हमारे लीवर पे दोस्तों निकलता है पित्त रस। जिस पित्त रस बता देता हूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पित्त रस होता है दोस्तों, ये क्षारीय होता है। ठीक है, क्या होता है ये क्षारीय होता है। और पेट में क्या होता है? खट्टा होता है। तो दोनों दोस्तों आपस में मिलते हैं, तभी जाकर आपका खाना डाइल्यूट होता है, वरना बार बार डकार मारते रह जाओगे। और डकार के मारने का एक ही मतलब है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, यानी खाना आपका ठीक से पाचन नहीं हो रहा है, यानी पित्त रस का श्रावण नहीं हो रहा। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि शरीर में पित्त रस का उत्सर्जन कहाँ होता है, या पित्त रस उत्पन्न शरीर में कहाँ होता है? ध्यान दीजिए, तो पित्त रस उत्पन्न होता है लीवर में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये आपके कहाँ? छोटी आंत में। और फिर छोटी आंत में बहुत सारी बातें दोस्तों बताने के लिए, पैरेंटियल होता है और सीफ होता है, इलियम होता है, लेकिन वो आपके विषय की बात नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है उतनी बात करूंगा। तो दोस्तों अवशोषण का कार्य छोटी आंत, काम खत्म करिए, आगे बढ़ो। पाचन के लिए दोस्तों मुंह में कौन फल, लो भैया पढ़ाया था मैंने ना, अब बता दो पाचन के लिए कौन सा एंजाइम दोस्तों मुंह में पाया जाता है? अब बता दो आप लोग। सीटेट में ये दोस्तों 2 बार पूछा गया है, बताइए। और यूपी टेट में यही क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। पाचन के लिए हमने कहा, खाना हम मुंह में लिए, रोटी खाते हो, दाल खाते हो, सब्जी खाते हो, मुंह में लिया, और प्रभु जब मुंह में लेते हो तो दांतों पे चबाना शुरू करते हो। तो दांतों पे जब उसको कूचते हो आप लोग, तो मुंह में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक का नाम है टाइलिन, एक का नाम क्या है? टाइलिन। तो टाइलिन क्या करता है? जब रोटी खाते हो, ब्रेड खाते हो, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और एक होता दोस्तों क्या? एक होता है दोस्तों, कायदे बताना, ये जो कार्बोहाइड्रेट का संबंध है वो एमाइलेज से होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स एमाइलेज। और एक होता दोस्तों आपका लाइसो एंजाइम, लाइसोजाइम, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, मैं लिख देता हूं, लाइसोजाइम। ये क्या करता है? जब भी आप कोई खाना खाते हो, तो जैसे कुछ खाना आप खाते हो जो गंदगी भी होता है, कीट होते हैं, तो उसको मार देता है ये। हालांकि दोस्तों टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसलिए आप एमाइलेज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वही एमाइलेज का एक स्वरूप है। चलो आगे बढ़ो। पेट में क्या, कितने लोगों को आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? पेट में क्या होता है? भोजन भंडारण? जी नहीं। और एक चीज और बता दें, जो खाना पेपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर 2 साइंस में पूछा था कि पेट में जो भोजन नहीं पच पाता है, अपचित भोजन, अपचित भोजन को क्या कहते हैं? तो जो भोजन दोस्तों आपका नहीं पच पाता उसको काइम नाम से जाना जाता है, काइम नाम से। खैर, तो पेट में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, अवशोषण नहीं होता। आगे बढ़िए। पाचन क्रिया में कौन सा अंग मुख्य रूप से HCl को उत्पन्न करता है? लो भाई मजा आ गया। पाचन क्रिया में कौन सा मुख्य अंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उत्पन्न करता है? बहुत बढ़िया, देखना पड़ेगा गुरु। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पेट। पेट में ही तो होता है, जिसको आप लोग कहते हो क्या? आमाशय। क्या कहते हो? आमाशय। और इसका आकार कैसा होता है? जे के आकार का होता है। ठीक बात है। ग्रास नली तो प्रभु ये जो गले के पास से निकलता हुआ आता है, ये जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसोफोगस, तो वो होता है ग्रास नली। ठीक है ना? आगे चलो दोस्तों, रामसर स्थलों की सूची में कौन शामिल नहीं है? बताइए, रामसर स्थलों की सूची में कौन शामिल नहीं है? आप सब लोग जानते हो, रामसर में सुंदरबन भी आता है, नेशनल पार्क भी आते हैं, वेटलैंड भी, पर चिड़ियाघर नहीं आता। सुंदरबन कहाँ पे है बता दीजिए?
सर पश्चिम बंगाल में है। वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? वही रामसर दिवस। तो रामसर जो साइट है 2 फरवरी। नेशनल पार्क कुल कितने हैं? 106 हैं। वर्तमान में जो 106वां नंबर का नेशनल पार्क वो कौन सा है? रामोना नेशनल पार्क जो असम में है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? वो है प्रभु, भारत का जो पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, वो उत्तराखंड में है। मैं फिर बता दूं, ये जो वेटलैंड दिवस होता है ये दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि, हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। आर्द्र भूमि, नम भूमि, जो जिसमें नमी पाई जाती है, इसके लिए एक समझौता हुआ रामसर साइट को लेकर 1971 में ईरान के रोम शहर में। याद रखना प्रभु, तो गलती नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पर, क्योंकि मैं हर लेवल पर आपको चीजें दोस्तों करा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। बताइए दोस्तों, भारत में कुल कितने राम, दोस्तों भारत में टोटल अगर रामसर साइट्स की बात की जाए तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सर टोटल 80 साइट्स है, वर्तमान में 85 हो गया, पर प्रमाणिक आप 80 को मानकर चलोगे। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? बताइए। बाघ के लिए। हालांकि बाघ दिवस कब मनाते हैं? कल मैंने आपको पढ़ाया था। बाघ दिवस कब मनाते हैं? कल ही मैंने पढ़ाया था, याद होगा शायद आपको। हाँ बिल्कुल, अब आपको याद होता चल रहा, मैं देख रहा हूं कि लगभग दोस्तों को मेरे अब याद होता चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई समस्या नहीं। विकास कुमार, अजय कुमार, पीटी ठाकरे, नीलम यादव, अनुराधा, गायत्री, शशि बाला। दोस्तों मैं आपको देखिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं जितना क्वेश्चन करा दूंगा इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, शायद आपको याद हो। लेकिन आप पहले ये बताओ, भारत का पहला टाइगर रिजर्व, ठीक है, भारत का पहला दोस्तों टाइगर रिजर्व कौन सा है? जल्दी करिए। और भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? हाँ यही भैया, भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट ही है। और भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 55 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। और अगर सुंदरवन की बात करें तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़िए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है? बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत के दोस्तों किस राज्य में स्थित है? किसी को अपनी बात रखनी है यहाँ पे, असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या त्रिपुरा में। तो काजीरंगा असम। असम में क्या है? असम में दोस्तों बिहू लोक नृत्य है, याद रखना। असम में और क्या है? एक सींग वाले गैडे। एक सींग वाले गैडे ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैडे असम में ही पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और बाकी इतना आप पार्क है पढ़ाया था मैंने। उड़ीसा में कौन सा नेशनल पार्क है? नंदकारण्य। नंदकारण्य नेशनल दोस्तों उड़ीसा में है। आगे बढ़ो दोस्त, बढ़ते जाओ। गोंड जनजाति भारत के किस क्षेत्र में? वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा 3 बार और यूपी टेट का फेवरेट है 2 बार। गोंड जनजाति भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है, और भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो पहले नंबर पे जो है वो है भील जनजाति, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पाया जाता है। बताइए। तीसरे नंबर पे आपको पता ही होगा संथाल है, जो कि आपके झारखंड में है। हालांकि दोस्तों गोंड जनजाति भी मध्य प्रदेश में ही है, देखा जाए तो। देखा क्या थारू जनजाति, ये बहुत दोस्तों, थारू जनजाति कई बार पूछे हुए हैं इन्होंने। हाँ थारू वाला पूछता है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। क्लियर हो सभी लोग? चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट पर। भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक जो संथाली है वो किस राज्य में है? प्रभु संथाली है ये, ध्यान देना, संथाली जनजाति। याद रखिए दोस्तों,
जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में टोटल 700 से भी ज्यादा जनजातियां हैं। सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। दूसरे नंबर पे कौन सा है, मेरे साथ में लिखते चलो। दूसरी है गोंड जनजाति। तीसरी कौन सी है, वो है संथाल। संथाल जनजाति कहाँ पे है, ये दोस्तों झारखंड में है। याद है भील कहाँ पे है, भील आपका दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। गोंड कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। क्लियर हो गए आप लोग। बिहार में तो यही संथाली जनजाति है, कोई बहुत बड़ा खास नहीं है वहां पे। आगे चले, चलो आगे बढ़ जाओ। बीरज नृत्य दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, बीरज, हर बच्चा बताएगा। बीरज दोस्तों जैसे अपने उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य होता है, कथक तो बहुत फेमस है, लेकिन बीरज भी होता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश पे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, एक आपसे पूछता है इत्र की नगरी किसे कहा जाता है। इत्र की नगरी दोस्तों किसे कहा जाता है, तो वो है दोस्तों आपका कन्नौज जिला। कौन सा है, इत्र की नगरी दोस्तों कहा जाता है कन्नौज जिले को, जो आपके भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों एक जिला है कन्नौज, जिसे आप लोग इत्र की नगरी कहते हो। उत्तर प्रदेश में ही कचनार के फूलों की सब्जी भी पाई जाती है, याद रहेगा आप सबको। कम समय में दोस्तों हमें बहुत सारी बातें आपको यहाँ बतानी है, कि कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलो आगे बढ़ो, वापस बढ़े आपके लिए, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट दोस्तों, कंकड़ जो नृत्य है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, कंकड़, बताइए फटाफट सारे लोग। नीलम यादव, मुस्कान, शिवानी कुमारी, प्रियंका दुबे, अजय कुमार पटनायक, मुस्कान, शिवानी, विकास और बहुत सारे हमारे मित्रगण, करते जाइए सारे लोग। सेशन को दोस्तों आप लोग शेयर करते रहिएगा, फटाफट सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। एक बार सारे स्टूडेंट मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, जो हमारे पारखी स्टूडेंट हैं, जो हमारे दिल के करीब हैं, जो हमें जानते हैं बेहतर तरीके से। गोंड जनजाति फिर बता दूं एमपी में। संथाल कहाँ पे है, ये झारखंड में है। खासी जनजाति ये मेघालय का है। नागा ये कहीं पर नहीं है। खैर उत्तर करिए, जिस प्रश्न पे है हम उसके उत्तर को चाहते हैं। कंकड़ जनजाति कहाँ पे है, सबका अपना अपना उत्तर है दोस्तों, सब लोग अपने अपने तरीके से उत्तर कर रहे हो। आमतौर दोस्तों इसका होगा संथाल। जैव विविधता संरक्षण दोस्तों क्यों आवश्यक है, बताएंगे आप लोग। जैव विविधता संरक्षण क्यों जरूरी है, मैं फिर पूछूंगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में लिखो। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बताओ जल्दी से, हर बच्चा बताएगा। जैव विविधता दिवस बताओ सब लोग। और जैव विविधता अधिनियम कब आया ये भी बताओ। अरे इसका उत्तर मैं बता देता हूं, आपसे नंबर यही सही है। आपको बताना है जैव विविधता दिवस लिखो, और भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया वो भी बताओ। तो दोस्तों 22 मई को होता है जैव विविधता दिवस, जो कि सीटेट में गाहे बगाहे 2 बार, यूपी टेट में 4 बार, और हाँ जैव विविधता अधिनियम बहुत बार पूछता है 2002 में। ठीक है आगे चले, वापस आ जाओ। जैव विविधता के दोस्तों प्रमुख घटक कौन है बताओ। पारिस्थितिकी बिल्कुल ठीक है, जीव वातावरण बिल्कुल ठीक है, पेड़ पौधे, पर्यावरण, जलीय जीव, विकल्प नंबर डी। आराम से आप कर सकते थे। एक बार दोस्तों आपसे बस इतना कहूंगा कि सभी स्टूडेंट क्या करें, क्लास को बस शेयर एक बार सबको कर देना है। हाँ पारिस्थितिकी की अगर आपसे बात करूं तो दोस्तों पारिस्थितिकी के भारत में जो जनक थे, जनक है भारत में रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द को दोस्तों दिया था एजी टाम्पले ने, ध्यान रखिएगा। वापस चलें, आ जाओ। लाइक शेयर दोस्तों रुकना नहीं चाहिए। जल संरक्षण कौन दोस्तों सबसे प्रभावी उपाय होगा जल को संचय करने के लिए। फिर अब देखो जल संरक्षण के लिए तो मुझे सब पता है। अगर देखा जाए कि धरती पर जो सबसे शुद्ध जल होता है वो वर्षा का जल ही होता है। तो अगर जल संरक्षण करना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्षा के जल का संचय करो। और हाँ धरती पर सबसे शुद्ध जल यही होता है, वर्षा का जल। दूसरी बात, अधिनियम कब आया तो, और जल दिवस दोनों बताना है। मैं दोनों बातें आपसे पूछूंगा। जल दिवस ये बता दो फास्ट, में आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं जानता हूं हमेशा अगर आप मेरी क्लास को कैपिटलाइज करोगे तो दोस्तों हर एक 30 सेकंड में मैं कम से कम 6 से 7 नई जानकारी आपको देता हूं, कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको पता है। कल भी कुछ चीज़ें पढ़ाया हूँ, आज भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, कल की चीज़ों को रिवीजन कराता हूँ, आज कुछ चीज़ें नया ऐड करता हूँ, कि जिससे सफलता आपको मिले।
तो दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। और जल संरक्षण अधिनियम कब आया? 1974 को। कितने लोगों ने 1974 लिखा? किसी ने नहीं 74 लिखा, बाकी लोगों ने लिख दिया। 74 नहीं पता है क्या? याद कर लो भैया। सिर्फ सीटेट ही नहीं, सीटेट में तो ये आपको फंसेगा ही फंसेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि आपके यूपी टेट में वहाँ भी मिलेगा, आपके एमपी टेट में, झारखंड टेट में, बीपीएससी में, सुपर टेट में, सब जगह मिलेगा। आगे आओ। प्लास्टिक का दोस्तों उपयोग कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सीधी सी बात है। प्लास्टिक का उपयोग अगर हमें कम करना है तो क्या करना है? प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक का पुनः उपयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग बढ़ाना, प्लास्टिक को जलाना, प्लास्टिक का संग्रह करना। बिल्कुल ठीक बात है, रिसाइकिल करिए। ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण के अधिकार को संविधान में दोस्तों किस रूप में, फिर पूछूंगा मैं कि पर्यावरण का जो अधिकार है संविधान, ये 2022 का क्वेश्चन है आपके, मैं पीआर कर रहा हूं प्रभु। और यूपी टेट में भी आपसे पूछा गया, सी टेट में तो पूछा गया, यूपी टेट में सन 2014 का क्वेश्चन है ये। बताइए पर्यावरण का अधिकार संविधान के मतलब किस रूप में दोस्तों इसको मान्यता प्राप्त है? ये नीति निर्देशक तत्व है, विशेष अधिकार है, या हमें लगता है सर इसमें से कोई विकल्प ही नहीं सही है? क्या बोलोगे सर आप, बताइए। क्लास का हर बच्चा जानता है, मैं पढ़ाया हूं। आर्टिकल नंबर 49 का, अभी आर्टिकल बताया था, देखो आर्टिकल भूल गए आप लोग, आर्टिकल अभी तक नहीं लिखा। आर्टिकल 49 है कि 48 है? 49 एक या 48 है? दोनों में आप लोग डिसाइड करो। बफरिंग हो रही है? डोंट वरी, बफरिंग वफरिंग सब सही हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए ठीक है, अरे बफरिंग के चक्कर में मत रहो प्रभु, वो सब सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत खूबसूरत। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। एक तो ये किसमें, ये मौलिक अधिकार होगा कि नीति निर्देशक तत्व होगा? पर्यावरण के अधिकार को संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आप लोगों को जस्ट अभी बताया था, आर्टिकल में है, तो 48 से। लेकिन दोस्तों ये बताओ का पर्यावरण का अधिकार मौलिक अधिकार है या नीति निर्देशक तत्व है? सोच लो, कायदे से सोच लो, क्या है ये? अरे वाह प्रभु, जब आर्टिकल नंबर 49 की बात करते हो तो आर्टिकल नंबर ये बताओ 36 से लेकर 51 तक क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व हैं जो समान। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते थे कि मौलिक अधिकार 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक है। ये तो कभी नहीं हो सकता, सिंपल सी बात थी प्रभु, कॉमन सेंस लगाना है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं लिख कर देता हूं जितना कुछ दिया होगी, ठीक है। हाँ, तो ये दो तीन बातें नोट कर लो। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। आगे बढ़ो। भारत में किस अधिनियम के तहत पर्यावरण दोस्तों संरक्षण किया जाता है? हर बच्चा बताएगा, फिर मैं पूछूंगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। जल प्रदूषण 1974 में, पर्यावरण संरक्षण 1986 में, और वन संरक्षण 1980 में। अब सोचो, मैंने क्या बोला, हर 30 सेकंड में आपको मैं 7 से 8 नई जानकारी देता हूं। इसके लिए वीडियो को लाइक तो बनता ही है। और हाँ, अगर आप सीटेट देकर परेशान हो चुके हो, नहीं निकल रहा है प्रभु, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल कॉन्सेप्ट पर काम नहीं, हम किस्मत पर भी भरोसा नहीं करते, कर्म पर भरोसा करते हैं। और अगर कर्म करने के बाद भी मेहनत का फल ना मिले तो छीन लेते हैं। कैसे? हम ऑप्शन से हल करेंगे। आप कहते हो ना सर पैडागोजी नहीं समझ में आती, कंटेंट चलो करा रहा हूँ इस टाइम। पैडागोजी की क्लास सुबह 11 बजे ज्वाइन किया करो। ऑप्शन से हल करना सीखो, किसके सहारे मत चलिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बस दोस्तों आप लोग शेयर करते रहिए, क्लास को शेयर करें। आपकी संख्या 100 प्लस से कम ना हो,
इस बात का ध्यान रखें। सो प्लीज सारे लोग से रिक्वेस्ट है, क्लास को मैक्सिमम शेयर आप लोग करते जाएं। बिल्कुल दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, एक चीज अभी और पूछना है, आगे बढ़ो, पूछूंगा। किस अंग में दोस्तों पाचन अंतिम चरण है? पाचन का अंतिम चरण कौन सा है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, पेट में, जिगर? बताइए। नॉर्मल देखो, ईबीएस में दोस्तों आपसे पूछता है, 2-3 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, तो भैया वो छोटी आंत होता है जहां पे पूर्ण रूप की सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी तो बताया था सर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अभी तो बताया था, थायराइड, जिगर, अग्नाशय। अग्नाशय दोस्तों तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, ध्यान रखिए। जी हाँ, जिगर को ही प्रभु लीवर कहते हैं। इस जिगर को जो आप लोग कह रहे हो उसको लीवर कहते हैं, ठीक है? तो वो दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर हो दोस्त? चलिए, बहुत बढ़िया। शिवानी कुमारी, अनुप्रिया, अजय कुमार पटनायक, राम वर्मा, पिंकी कुमारी, दिव्या, लवली कुमारी, पिंकी ठाकरे। आगे बढ़िए सर। रामसर स्थलों की स्थापना कब की गई? अब ये मत गलत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामसर साइट्स पूरी वीडियो में मैंने डिकोड किया इसको, सीटेट में 2 बार, यूपी टेट का इतिहास है इसका 3 बार। कहिए सर। लवली कुमारी, निशा रानी, आभा कुशवाहा, सुप्रिया कुमारी और नीलम यादव और हमारे बहुत सारे दोस्तों, प्यारे भाई बहन, बताइए। लो, हो गया ना? देख लीजिए, इसे कहते हैं सुधार। केवल 2-3 क्लासेज में देखो आपको कितना कुछ ज्ञान हुआ कि सर 1971 में कहा, कितने लोगों ने तो शहर भी बता दिया, ईरान के रोम शहर में। और ये रामसर स्थल क्या है? रामसर साइट्स का मतलब भैया आर्द्र भूमियों का संरक्षण। ऐसी भूमि या मिट्टी जिसमें नमी पाई जाती है भैया, अगर मिट्टी में नमी नहीं होगा तो उस पर खेती कैसे होगा, उपजाऊ कैसे बनेगा? तो भैया सम्मेलन हुआ था 1971 में। हर साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये अच्छा था कि आप सबको याद हुआ। भारत का कौन सा रामसर स्थल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? बताओ सब लोग। वैसे काजीरंगा तो असम में है, सब लोग जानते हो, अब बार बार तो बताना पड़ेगा नहीं। वेटलैंड, ये तो आर्द्र भूमि दिवस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। नीलगिरी, ये तमिलनाडु में है, सब आपको बता रहा हूं मैं। नंदकानन, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। सवाल ये करना है कि कौन सा रामसर स्थल है जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? चलिए जल्दी करिए सर, फटाफट से। चंद्रा, पिंकी, विवेक, अजय कुमार, दिव्या, लवली कुमारी। बेटा वेटलैंड कैसे होगा बताओ? वेटलैंड तो आर्द्र भूमि उसको कहते हैं हिंदी में, वो थोड़ी होगा। काजीरंगा। चलो आगे बढ़ो। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस विशेष जीव के लिए प्रसिद्ध है? हर बच्चा बताएगा। सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, हिरण के लिए, कछुआ के लिए? राष्ट्रीय उद्यान है 106 हैं। वर्तमान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना है? रामोरा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? सर असम है। हर बात आप तक पहुंच रही, जल्दी करिए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में आपको ये बताना है, बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? जल्दी लिखिए। टाइगर रिजर्व में और बायोस्फीयर रिजर्व में अंतर होता है। बायोस्फीयर रिजर्व वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए होता है। भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं और टाइगर रिजर्व टोटल दोस्तों 55 है। तो कन्फ्यूजन मेरे किसी भी प्रभु को ना हो, मेरी किसी बहन को, भाई को ना हो, एक एक नंबर की लड़ाई के लिए उसको लड़ना ना पड़े। प्रभु, आंसर आपका होगा बाघ। तो कर लिया आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? चलो कर्नाटक में ही है, पर कर्नाटक में जितने हैं सब याद कर लो। बन्नेर घाट नेशनल पार्क, याद करो, पहले लिखते जाओ। बन्नेर घाट, कुंद्रेमुख,
ठीक है, बांदीपुर, मेरे साथ में याद करते चलो, और दांडेली, दांडेली, ठीक है, इतना याद रहेगा। मैं कलर चेंज करता हूं, रुक जाओ। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाट, कुद्रेमुख, बांदीपुर, दांडेली और हाँ राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये सब दोस्तों कर्नाटक में है। अगर मेरे साथ में आप रिकैप करोगे फिर से, बन्नेर घाट में टा है तो टा मतलब टक मतलब कर्नाटक, कुद्रेमुख में रा है कर्नाटक, कुंद्रे रा, इससे हो जाएगा। बांदीपुर आप पहले ही जानते हो कर्नाटक में है, जबकि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। नाटक करोगे तो दंड मिलेगा, मतलब दांडेली मतलब कर्नाटक में। क्लियर है? चलो अच्छा, हम बात कर लें केरल में, तो केरल में दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। केरल में अन्नामलाई है, अन्नामलाई, ठीक है। और केरल में और क्या है? केरल को मसालों का शहर कहा जाता है। और क्या है केरल में? और केरल में कथकली लोक नृत्य है। इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा पूछेगा तो मुझे बता देना, मैं लिख कर देता हूँ। इससे ज़्यादा अगर पूछा हो तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा लाना और मेरे से लाइव में कहना कि सर आप तो ऐसे कह रहे थे। हाँ अच्छा, राजीव गांधी तो सबको पता चल गया, कहाँ पे बताया मैंने? राजीव गांधी कर्नाटक में। इंदिरा गांधी अगर नेशनल पार्क कहेगा तो वो कहाँ है? कितने लोगों को पता है? हाँ, अगर इंदिरा गांधी कहेगा तो आप लोग क्या बताओगे? चलो कुछ आपसे भी पूछ लिया जाए भाई। चलो ठीक है, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है। इंदिरा को ऐसे याद कर लेना, इंदिरा, इंदिरा को इंदिरा पढ़ लेना, तो इंदिरा में ताफ है तमिलनाडु। कौन सी जनजाति उत्तर पूर्व भारत में पाई जाती है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, इसमें मैं बॉक्स बना रहा हूं। जैसे खोंड जनजाति कहाँ का है? अभी मैंने पढ़ाया था सर, खोंड जनजाति आपने पढ़ाया था, ये असम का है। संथाल जनजाति आपने पढ़ाया था, झारखंड का है, ठीक है। भील जनजाति सर ये राजस्थान और एमपी दोनों जगह पाए जाते हैं। दोहराते जाओ जितनी बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सर किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। और बार बार रिकैप करता हूँ कि जिससे आप भूल ना जाओ, ठीक बात है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी, और आपको अगर जरा भी ये लगता है कि सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो पर दोस्तों शेयर रुकना नहीं चाहिए, ये आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है आप सबसे। चलिए सर, भारत में कौन सी जनजाति उत्तर पूर्व भारत में पाई जाती है? तो आप सब लोग दोस्तों जानते हो, दिए गए विकल्प में मैंने सारे ऑप्शन आपको कराए। इसका जो राइट आंसर होगा, हाँ जी, जी हाँ, विकल्प में से करना है। तो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा गोंड जनजाति। गोंड जनजाति ये उत्तर पूर्व भारत में पाई जाती है। आगे बढ़िए प्रभु। मुंडा जनजाति किस राज्य में है? ये तो पूरी दुनिया जानती है। मुंडा, मुंडा विद्रोह झारखंड में। उड़ीसा में बता दो, उड़ीसा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? उड़ीसा में तो मैंने बताया ही था, रटा होगा आप लोगों ने, नहीं रटा? उड़ीसा नहीं पता है? हाँ ठीक है, उड़ीसा में दोस्तों वैसे देखा जाए तो बहुत सारे हैं। उड़ीसा में अगर देखा जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ, संथाल है, झारखंड के साथ साथ संथाल यहाँ भी है। उड़ीसा में खरिया है, खरिया जनजाति भी है, हालांकि उतना ही नहीं है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति है, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति राजस्थान में भी है। उत्तर प्रदेश की जनजाति जो कई बार रिपीट हुआ, उसका नाम है थारू जनजाति। कहाँ पे? थारू जनजाति। आगे बढ़ो। कच्ची घोड़ी नृत्य भारत के दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? कच्ची घोड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? प्रभु बहुत सिंपल सी बात है, ये राजस्थान का है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, क्या बताओगे आप?
थोड़ी देर इसीलिए कहता हूँ क्लास 9:20 पे शुरू हो जाती है, एंट्री आप करोगे 10 बजे आराम से, तो कैसे बात बनेगा। क्लास की शुरुआत में बताया था घूमर, याद रखना घूमर है भैया, राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो घूमर है। और अगर आपसे पूछे कि झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तब क्या बताओगे। तो झूमर है दोस्तों, कहाँ का, झूमर है दोस्तों हरियाणा का। झारखंड में भी होता है लेकिन हरियाणा प्रमुख तौर पे। पंजाब में आप सब लोग जानते हो, क्या बताना है, गिद्दा। आगे, कोराक नृत्य किस जनजाति द्वारा दोस्तों किया था, कोराक नृत्य बताइए, इंपॉर्टेंट। कोराक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, याद है आप सबको, नहीं पता होगा। सर जो कोराक नृत्य है ये किया जाता है खासी जनजातियों के द्वारा। और गोंड जनजाति, ये तो आपको मैंने कई बार बताया, कितनी बार बताऊं, बार बार वही बात। एमपी में, संथाल झारखंड में। आगे बढ़ो, जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो आप सब लोग जानते हो कि जलवायु परिवर्तन और मौसम दोनों में बस फर्क कितना है कि मौसम वो होता है, वो एक ऐसे मित्र की तरह है मौसम जो कभी भी बदल जाएगा, लेकिन जलवायु दोस्तों जल्दी नहीं बदलता। और अगर बदला तो प्रभु वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। इतना मैं हिंट करता हूँ, अगर दोस्तों पृथ्वी पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस भी किसी कारण से अगर इंक्रीज कर गया तो फिर वो सदियों के लिए, हमेशा के लिए तापमान 1 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ा ही रहेगा। आगे बढ़िए, जैव विविधता की दोस्तों कमी का प्रमुख कारण क्या है, वनों की कटाई हो रही है, सही बात है। प्रदूषण है, सही बात, ये भी सही। फिर मैं पूछूं, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, फिर मैं याद करा दूं, 22 मई को। जैव विविधता अधिनियम कब होता है, सन 2002 को। कितनी बार याद करा दिया कि अब हरित क्रांति का दोस्तों मुख्य हरित क्रांति का दोस्तों सीधा सीधा संबंध होता है खेती से, तो कृषि उद्योग को बढ़ावा देना। कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, हाँ यही क्वेश्चन देखकर आप खुश हो जाते हो। बाकी क्वेश्चंस में आपको खुशी कभी नहीं हो सकती, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन देखते हो बड़े खुश होते हो। लेकिन प्रभु इसके जमाने लद गए, इनसे आगे बढ़ो। ऐसे थोड़ी सीटेट वाला बेवकूफ़ है कि 25 लाख फॉर्म पड़े और पास केवल 2 लाख लोग हों। वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि पूरा पढ़ना पड़ेगा। वो बेवकूफ़ नहीं है। पत्थरों के बीच दोस्तों घोंसला कौन बनाता है, अब ये तो कर ही दोगे, देखो कोई गलत करे। सर यह तो सबसे मजा आता है, यही करवाया करिए, यकीन करिए प्रभु। अगर मैं यही चील कौवा बाज आख्ता फाख्ता करवाऊं तो आज ये व्यूअरशिप 100+ हो जाए। लेकिन चूंकि मैं सोचता हूं कि बच्चों के साथ न्याय हो, अपनी व्यूअरशिप को अगर ध्यान में लेकर चलूंगा तो इनका नुकसान हो जाएगा। पेपर में वो क्वेश्चंस नहीं बार बार आएंगे। नेशनल पार्क करवा रहा हूँ, जनजातियाँ करा रहा हूँ, लोक नृत्य करा रहा हूँ, कि सीटेट भी निकल जाएगा और सुपर टेट, बीपीएससी, यूपी टेट सब कवर हो जाएगा। लेकिन आप उसके लिए एक शेयर नहीं कर सकते कि पढ़ाई करने वाले बच्चों तक वीडियो पहुँचे, कि जो पढ़ने वाले लोग हैं। बहुत लोग केवल आसान चीज़ों को खोजते हैं, आ रहा है तो सर यही पढ़ लें, क्योंकि लगता है कि सर ये सरल है तो उनमें उनका मन लगता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि जो क्वेश्चन नहीं आता है पढ़ना वही आपको है, क्योंकि वही पेपर में आपको फंसाता है। इसलिए शेयर सभी लोग जरूर करिए। मैं चाहता हूं कि मेरे पास केवल 100+ आप लोग लाइव रहिए, मेन चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मेरे को जेन्युइन लेवल का स्टूडेंट चाहिए कि सच में उसको पास करने की जिद हो। ये नहीं कि यार आसान क्वेश्चन करवाओ तो खुश रहो, लेवल वाले क्वेश्चन दो तो नहीं सर में मज़ा नहीं आ रहा है। मज़े के लिए थोड़ी पढ़ाई होती है। कलचिड़ी, जिसको इंडियन रॉबिन कहते हैं, पत्थरों के बीच में। फाख्ता, जिसको आप सब लोग जानते हो, ये कैक्टस कांटों के बीच में, मेहंदी के मेड़ में। कौवा कोयल आप सब लोग जानते ही हो। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पर्यावरण को दोस्तों अधिक नुकसान पहुंचता है। हर बच्चा जानता है पर्यावरण को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान है तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होगा तो दोस्तों इस वार्मिंग हो रही है, क्या कहते हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यही बात अपनी सामान्य भाषा में बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अच्छा, नाइट्रोजन कितने % होता है, 78% होता है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है
बताओ नाइट्रोजन का फायदा क्या है? पढ़ा तो बहुत लोगों ने ना कि नाइट्रोजन 78% होता है। ये करता क्या है, इसका लाभ क्या होता है? अगर कोई बच्चा बताना चाहे, जयत्री, विकास, अजय, सुप्रिया, लवली कुमारी, पिंकी ठाकरे, जो बच्चा बताना चाहे कि यार नाइट्रोजन का फायदा कैसे होता है। प्रभु देखो, नाइट्रोजन का फायदा डायरेक्ट नहीं होता। जैसे आप लोग आलू खरीद कर लाते हो, पटर खरीद कर लाते हो, है ना, ये सब्जियां हैं, टमाटर, तो क्या टमाटर का डायरेक्ट यूज होता है? नहीं ना, उनको काटना पड़ेगा, उसको मिक्स करना पड़ेगा, मसाले मिलाने पड़ेंगे, तब जाकर यूज होगा। वहीं पे प्रभु नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज नहीं है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है, और ये बदलता है दोस्तों एक जीवाणु है, बैक्टीरिया राइजोबियम, जो आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को बनाए रखता है। चलिए आगे बढ़िए। 34, वनों की कटाई का परिणाम क्या होगा? वनों की कटाई का परिणाम यही है कि सब कुछ नुकसान ही नुकसान होगा। हमारा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है गलत तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब गलत तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बता दे रहा हूं मैं, हाँ, वन संरक्षण अधिनियम कौन बता रहा है? जल्दी करो प्रभु। अरे यार, वन संरक्षण क्या पढ़ रहे हो? 1980 भैया, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा, कितनी बार बोलूं, वन्य जीव सुरक्षा बोले तो 1972, और अगर वन संरक्षण कहे तो 1980, और पर्यावरण संरक्षण कहे तो 1986। डाउट कवर हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि दो डाउट लोगों को होता है जब पूछता है भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, इतना कंफ्यूजन लोगों को रहता है। टाइगर रिजर्व 18 हैं, और अगर पूछे कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, दोनों का मैं मतलब भी बता देता हूं। तो भैया बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी सॉरी, टाइगर रिजर्व, यहां पे एक मिनट रुक जाइए, मिटा देते बोलते बोलते। तो टाइगर रिजर्व दोस्तों टोटल 55 होता है, और बायोस्फीयर जो है टोटल आपके पास 18 है। टाइगर जो होता है रिजर्व, ये दोस्तों वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए है, और जो बायोस्फीयर होता है ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए है। तो दोनों में कंफ्यूजन ना रहे। आप मेरी क्लास बच्चे हो, मैं चाहता हूं, पढ़ाई तो सब करवा रहे हैं ना, सरल सरल क्वेश्चन करा के व्यूअरशिप सब ले रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना नॉलेज, किसी को डेप्थ में नहीं होता कि टाइगर रिजर्व कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, वो सारी बातें आप तक पहुंचाई जा रही है। आगे बढ़िए। भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है? बताइए, भारत के संविधान में पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल? पढ़ा चुका हूं, 1986 में आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 48A, पढ़ा चुका हूं। तो दोस्तों ये तो था आपका आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ कमियां, कुछ बातें अधूरी रह गई, तो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हो। बाकी उन स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक सूचना, दोस्तों जो भी स्टूडेंट के लिए खास तौर पे सूचना है, बार बार बहुत जगह पढ़ाई करने के बावजूद भी 70 से 90 नंबर के बीच में फंस रहे हैं, मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा कि भैया आप 10-10 घंटे की कोई किताब उठाकर पढ़ो, जी नहीं। सबसे पहला काम पैडागॉजी का पैटर्न सीखो। आपको 150 पेज दिया जाएगा, इसका एक फार्मूला है 90+60 का, 90 पेज, इससे आपको पैडागॉजी का पैटर्न सीखना है। ये सही कर लोगे तो एक तो 90 में 80 क्वेश्चन अगर सही हो गए, अगर क्या 90 में 80 सही होगा ही होगा, और 60 क्वेश्चन में 60 जो पेज होगा उसमें सारे विषय के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके साथ में आपको 20 वीडियो देखनी है, मतलब 150 पेज का नोट्स, जहां पे हर संस्थाएं आपको एक सब्जेक्ट 500 पेज का देता है, पांचों सब्जेक्ट मिला लोगे तो 2500 पेज। पास करने के लिए 150 पेज बहुत है, इससे ज़्यादा फालतू चीज़ें ना करें, क्योंकि पैडागॉजी सीख लिया तो 90 नंबर वही करा देगा, तो 90 पेज उसके लिए है। 60 पेज में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी सब्जेक्ट के वो भी है, और 20 वीडियो आपको दे रहा हूँ। कोई डाउट आता है, पैडागॉजी प्रश्नों में लागू कैसे करना है या ऑप्शन से कैसे हल करना है, वो सब कुछ आपको इस स्टडी नोट्स के अंदर दिया गया है। कैसे दोस्तों आप इसको बाई कर पाते हो? नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 9653050981 पर आप डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप अपने स्टडी नोट्स को बाई
कर सकते हैं। हमने पहले ही बोला है प्राइस उतना होगा जो आपके लिए सफल हो, सही साबित हो, उचित साबित हो। क्या डाउट है बच्चा? कौन सा डाउट बताओ दोनों में? अच्छा, बायोस्फीयर और उसमें क्या कहते हैं, टाइगर रिजर्व में। टाइगर रिजर्व जो होता है वो आमतौर पे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए होता है, चाहे वो बाघ हो, चाहे वो शेर हो, चीता, कोई भी हो। लेकिन जो बायोस्फीयर होता है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए होता है। चलिए, तो आपसे चलते चलते एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हर बच्चा शेयर कर देगा कि आप तक प्रीमियम क्वेश्चन मिलता रहे, सही पढ़ाई आपको करवाई जा सके, जो लेवल वाले क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को लाइक तो करोगे, लेकिन सबसे जरूरी शेयर करना है। जितने भी टीचिंग ग्रुप्स हैं सीटेट के, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, हर जगह आप वीडियो को शेयर कर दें। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।